ऑल वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हम कहानी विधा के प्रश्नों को देख रहे थे। हमने इस पुस्तक से खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, आलोचना के बाद हमने हिंदी उपन्यास का विकास, इस सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया था। उपन्यास के बाद हमने प्रारंभ किया था हिंदी कहानी का विकास। इस सेक्शन से भी हमने कुछ एक उपशीर्षकों को कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल हम देख रहे थे समकालीन कहानीकार से संबंधित प्रश्नों को, ठीक है। और इसमें भी हमने धीरेन्द्र अस्थाना तक के प्रश्नों को देख लिया था, ठीक है। तो आज हम प्रारंभ करने वाले हैं बदियुज्जमा और विजय मोहन सिंह से संबंधित प्रश्नों को देखना प्रारंभ करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। धीरेन्द्र अस्थाना से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा था। धीरेन्द्र अस्थाना किस पीढ़ी के सशक्त रचनाकार के रूप में उभरे हैं? तो सही उत्तर है इसका नई पीढ़ी के। लोग हाशिए पर हैं, आदिमखोर किसकी चर्चित कहानी संग्रह है? तो धीरेन्द्र अस्थाना के चर्चित कहानी संग्रह है। उनके कुछ कहानी संग्रह थे जिसको हमने देख लिया था। धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियों के पात्रों की क्या विशेषता है? तो वे समाज को बदलने के लिए अपनी सीमाओं में संघर्षरत हैं। अगला प्रश्न है बहादुर को नींद नहीं आती किसका नवीनतम कहानी संग्रह है? तो सही उत्तर क्या होगा? धीरेन्द्र अस्थाना। आज हम प्रश्नों को देखने वाले हैं बदियुज्जमा से। बदियुज्जमा का समय है 1928 से 1986। सबसे पहला प्रश्न है बदियुज्जमा मुख्य रूप से किस दशक के सशक्त कहानी लेखक के रूप में उभरकर सामने आए थे? ऑप्शन में है छठे दशक के, सातवें दशक के, आठवें दशक के और नौवें दशक के। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा आठवें दशक के सशक्त कहानी लेखक हैं बदियुज्जमा। तथ्य में है आठवें दशक के सशक्त कहानी लेखक के रूप में उभरकर सामने आए थे। अगला प्रश्न है बदियुज्जमा की कहानियों के अधिक विश्वसनीय और प्रभावी होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुभूति और परिवेश की प्रामाणिकता। तो समकालीन रचनाकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है कि वहाँ पे अनुभव की प्रामाणिकता आपको देखने को मिलेगी। तो बदियुज्जमा में भी यह विशेषता हमको दिखाई देती है, अनुभूति और परिवेश की प्रामाणिकता। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियाँ यानी बदियुज्जमा की कहानियाँ अनुभूति और परिवेश की प्रामाणिकता की भूमि पर टिकी होने के कारण अधिक विश्वसनीय और प्रभावी बन सकी हैं। आपके असामयिक निधन से हिंदी कथा साहित्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अगला प्रश्न है पुल टूटते हुए प्रकाशन वर्ष 1973 और चौथा ब्राह्मण प्रकाशन वर्ष 1976 किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा बदियुज्जमा, ठीक है। आपको कहानी संग्रह भी याद रखनी है और उनका प्रकाशन वर्ष भी। अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो इनमें अनित्य जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 है, पुल टूटते हुए प्रकाशन वर्ष 1973, चौथा ब्राह्मण प्रकाशन वर्ष 1976, ये इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है किनके? बदियुज्जमा के। अगला प्रश्न है बदियुज्जमा की कहानियों में किस ऐतिहासिक घटना से उत्पन्न मर्मांतक पीड़ा रची बसी है? सही उत्तर होगा देश विभाजन की पीड़ा बदियुज्जमा की कहानियों में रची बसी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी अनेक कहानियों में मातृभूमि के प्रति गहरे लगाव का एहसास विद्यमान है। देश के विभाजन से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई थी, यह पीड़ा आपकी कहानियों में रची बसी है। अगला प्रश्न है बदियुज्जमा अपनी कहानियों में किन दो को ललक के साथ याद करती हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई के रूप में साथ रहते थे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपनी कहानियों में आप प्रायः उन दिनों की ललक से याद करते हैं जब हिंदू मुसलमान एक साथ भाई भाई के रूप में रहते थे। अगला प्रश्न है बदियुज्जमा हिंदी कहानी जगत में अपनी किस जीवन दृष्टि के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगी? सही उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष और असांप्रदायिक दृष्टि से। तथ्य देख लेते हैं। आप अपने धर्मनिरपेक्ष असांप्रदायिक जीवन दृष्टि के लिए हिंदी कथा साहित्य में या हिंदी कहानी जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। अगले रचनाकार हैं विजय मोहन सिंह। इनका समय है 1936 से 2015। पहला प्रश्न है विजय मोहन सिंह से। विजय मोहन सिंह का प्रथम कहानी संग्रह टट्टू सवार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर होगा 1971 में यह प्रकाशित हुआ था। तो टट्टू सवार अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनका कहानी संग्रह है तो विजय मोहन सिंह का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विजय मोहन सिंह ने अधिक नहीं लिखा है, किंतु जो लिखा है वह सार्थक और उल्लेखनीय है। आपके 5 कहानी संग्रह हैं। टट्टू सवार जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971,
एक बंगला बने न्यारा। टट्टू सवार का प्रकाशन वर्ष है 1971। एक बंगला बने न्यारा 1982 प्रकाशन वर्ष। शेरपुर 15 मील 1995 प्रकाशन वर्ष। गमे हस्ती का हो किससे 2000 प्रकाशन वर्ष। चाय के प्याले में गेंद 2012 प्रकाशन वर्ष। तो ये सभी कहानी संग्रह विजय मोहन सिंह के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, विजय मोहन सिंह की कहानियों में स्वतंत्रता के बाद गांव के बदले माहौल में किस ओर संकेत किया गया है। सही उत्तर होगा शोषण की नई स्थितियों एवं स्रोतों की और इनकी कहानियों में संकेत किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव के बदले माहौल में शोषण की नई स्थितियों एवं स्रोतों की ओर तलखी के साथ संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, जमींदारी टूटने के बाद सम्भ्रांत परिवारों के टूटने बिखरने की व्यथा विजय मोहन सिंह की किस कहानी में साकार हुई है। सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी विषयों का पुट उनकी कहानियों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जमींदारी टूटने के बाद संभ्रांत जमींदार परिवारों के टूटने बिखरने की व्यथा भी आपकी कुछ कहानियों में साकार हुई है। अगला प्रश्न है, विजय मोहन सिंह ने अपनी कहानियों में किस वर्ग की छद्म आधुनिकता पर प्रहार किया है। सही उत्तर होगा अभिजात वर्ग की आधुनिकता पर प्रहार किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अभिजात वर्ग की छद्म आधुनिकता, संचार माध्यमों की कार्य पद्धति का खोखलापन, युवा आक्रोश की दिशाहीनता आदि पर भी आपने प्रहार किया है। अगला प्रश्न है, गमे हस्ती का हो किससे प्रकाशन वर्ष 2000 और चाय के प्याले में गेंद प्रकाशन वर्ष 2012 किसके कहानी संग्रह है। सही उत्तर होगा विजय मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, विजय मोहन सिंह ने नई कहानी के किन मुद्दों से जुड़ी कहानियां भी लिखी हैं। सही उत्तर होगा एकाकीपन, व्यर्थता बोध और विसंगति पर इन्होंने कहानियां लिखी हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई कहानी के दौर के मुद्दों एकाकीपन, व्यर्थता बोध, विसंगति, निरस्ता और उद्देश्यहीनता आदि से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी आपने लिखी हैं, किंतु उन्हें आपकी प्रतिनिधि कहानियां नहीं कहा जा सकता। भविष्य में एक दृष्टि संपन्न कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित होने की आप में पूरी संभावना है। अगले रचनाकार देखते हैं। अगले रचनाकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। इनका समय है 1949। ठीक है, जन्म वर्ष है। प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों का मुख्य स्वर क्या है। सही उत्तर क्या होगा वर्तमान व्यवस्था के मानव विरोधी स्वरूप के विरुद्ध आवाज। तथ्य देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों का मुख्य स्वर है वर्तमान व्यवस्था के मानव विरोधी स्वरूप के विरुद्ध आवाज। वर्तमान व्यवस्था के मानव विरोधी स्वरूप के विरुद्ध आवाज उठाने वाले एक सशक्त कहानीकार के रूप में उभर कर सामने आए हैं कौन। अब्दुल बिस्मिल्लाह। दूसरा प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का कौन सा कहानी संग्रह मोहभंग की मानसिकता को प्रकट करता है। सही उत्तर क्या होगा टूटा हुआ पंख। तो ये पहले तो ये जानना है कि टूटा हुआ पंख किनका कहानी संग्रह है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और इसमें क्या विषय वस्तु है इसकी, तो यह मोहभंग की मानसिकता को प्रकट करती है। ठीक है, तो इसका प्रकाशन वर्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है 1981। अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह के अन्य कहानी संग्रहों में टूटा हुआ पंख 1981 प्रकाशन वर्ष, कितने कितने सवाल 1984 प्रकाशन वर्ष, रैन बसेरा 1989 प्रकाशन वर्ष, अतिथि देवो भव 1990 प्रकाशन वर्ष, रफ रफ मेल 2000 प्रकाशन वर्ष, शादी का जोकर 2013 प्रकाशन वर्ष आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह के किस कहानी संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अन्याय, सांप्रदायिक भेदभाव और शोषण का सीधा प्रहार मिलता है। सही उत्तर क्या होगा अतिथि देवो भव, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1990। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चौथे कहानी संग्रह यानी अतिथि देवो भव इनका चौथा कहानी संग्रह है और इस चौथे कहानी संग्रह में आपकी कला का पूरा उत्कर्ष देखा जा सकता है। इस कहानी संग्रह में वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत पनपने वाले अन्याय, अत्याचार, सांप्रदायिक भेदभाव, शोषण तथा प्रत्येक प्रकार की अमानवीयता पर सीधा प्रहार किया गया है। निश्चय ही श्री अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी कहानियों के माध्यम से एक नए समाज की रचना कर रहे हैं, एक शोषण विहीन, धर्म संप्रदाय निरपेक्ष समाज की। अगला प्रश्न है, अब्दुल बिस्मिल्लाह अपनी कहानियों के माध्यम से किस प्रकार के समाज की रचना कर रहे हैं। सही उत्तर होगा शोषण विहीन और धर्म संप्रदाय निरपेक्ष समाज।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह उस युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जिसका वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। उनका पहला कहानी संग्रह टूटा हुआ पंख इसी मोहभंग की मानसिकता को प्रकट करता है। दूसरे कहानी संग्रह कितने कितने सवाल में लेखक वर्तमान सामाजिक आर्थिक ढांचे की जटिल बनावट से पूरी तरह परिचित हो गया है। उसकी अंतर्दृष्टि आज की सारी विसंगतियों और कुरीतियों की जड़ों तक पहुँच चुकी हैं, जिन्हें वह एक एक कर उद्घाटित और रेखांकित करता है। अगले रचनाकार हैं नरेंद्र कोहली। इनका समय है 1940 से 2021। पहला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है जिसमें उन्होंने व्यवस्था विरोधी स्वर अपनाया है? सही उत्तर होगा परिणति। परिणति का प्रकाशन वर्ष है 1969। प्रश्न के तथ्य को देख लेते हैं। नरेंद्र कोहली ने अपने पहली कहानी संग्रह परिणति, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969 है, इसमें कहा था, व्यंग्य, राजनीति और सेक्स संबंधी कहानियां देकर मैंने इस संग्रह को सरकार तथा अन्य संस्थाओं की ओर से मिलने वाले प्रत्येक पुरस्कार से वंचित कर दिया। इस कथन से साफ है कि प्रारंभ से ही आपका स्वर व्यवस्था विरोधी रहा है। तो यह जो कथन है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा और यह कथन किनका है? तो नरेंद्र कोहली का है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली ने अपने पहले कहानी संग्रह की प्रस्तावना में किस बात की ओर संकेत किया था? सही उत्तर होगा, उन्होंने पुरस्कारों की परवाह किए बिना व्यंग्य और राजनीति पर लिखा है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र कोहली की कथाभूमि मुख्य रूप से किन विषयों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है? सही उत्तर होगा, दाम्पत्य संबंधों के तनाव, नौकरी और नेताओं की मानसिकता के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कहानी संग्रहों में नरेंद्र कोहली ने सामाजिक जीवन के अनेक पक्षों की विकृतियों की ओर इंगित किया है, लेकिन सब मिलाकर आपका विरोध जीवन के नैतिक सामाजिक पक्ष की विसंगतियों को ही केंद्र में रखकर उभारता है। पाश्चात्य और भारतीय सभ्यता के गुणदोष की तुलना दाम्पत्य संबंधों के तनाव, नौकरी, विवाह और प्रेम से संबंधित समस्याएं, विदेश नीति और नेताओं की मानसिकता पर कुछ व्यंग, इस परिधि के भीतर ही आपकी कथाभूमि सिमट कर रह गई है। संभव है भविष्य में आपकी नैसर्गिक व्यंग क्षमता आज के संश्लिष्ट सामाजिक ढांचे के भीतर बैठकर अन्याय और अत्याचार के मूल स्रोतों का पर्दाफाश करें। अगला प्रश्न है, शटल प्रकाशन वर्ष 1982 और नमक का कैदी प्रकाशन वर्ष 1983 किसकी कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा नरेंद्र कोहली। इनके अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं। अब तक आपके कहानी का अभाव, जिन संग्रहों की बात हो रही है उनमें पहला संग्रह है कहानी का अभाव 1977, दृष्टि देश में एकाएक 1979, संबंध 1980, शटल 1982, नमक का कैदी 1983, निचले फ्लैट में 1984 और संचित भूख 1985 आदि कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये सभी संग्रह महत्वपूर्ण हैं किनके? नरेंद्र कोहली के। अगले रचनाकार हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। इनका समय है 1933 से 2019। पहला प्रश्न है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव ने अपनी कहानियों में किस समाज के जीवन यथार्थ को चित्रित किया है? सही उत्तर होगा मध्यवर्गीय समाज। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपने मध्यवर्गीय समाज के जीवन यथार्थ को नित्य प्रति के छोटे छोटे संदर्भों के माध्यम से चित्रित किया है। आपका तेवर जुझारू है। मध्यवर्ग का पूरा जीवन आर्थिक कठिनाइयों से उलझकर तनाव, विसंगति, संत्रास, कुंठा और निरीहता की एक श्रृंखला बन गया है। आपकी कहानियां इसी श्रृंखला को सूत्रबद्ध करती प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के कहानी संग्रहों के नाम क्या है? सही उत्तर होगा कांटा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 है, तथा सपने का सच प्रकाशन वर्ष 2005। अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो इनके दो ही कहानी संग्रह हैं, कांटा 1975 और सपने का सच 2005, जिसे हमने प्रश्न के माध्यम से देख लिया। अगला प्रश्न है, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा स्थितियों के माध्यम से संघर्ष चेतना को व्यंजित करना गिरीश चंद्र श्रीवास्तव के लेखन की प्रमुख विशेषता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी विशेषता यह है कि आपने अपनी ओर से कुछ विशेष न कहकर स्थितियों के माध्यम से संघर्ष चेतना को व्यंजित कर दिया है। अगले रचनाकार हैं भीमसेन त्यागी। इनका समय है 1935 से 2006। प्रश्न है, भीमसेन त्यागी की कहानियों का विशिष्ट अनुभव क्षेत्र यानी जनपद कौन सा है? सही उत्तर होगा कौरवी जनपद है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। त्यागी का वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने अपने गहन और प्रामाणिक अनुभव जैसे क्षेत्र कौरवी जनपद के भीतर से सीधे इन समस्याओं को उभार कर सामने रखा है। इन कहानियों में कौरवी जनजीवन उस जनपद की मिट्टी की ताजी गंध के साथ साकार हो उठा है। अगला प्रश्न है, भीमसेन त्यागी का कौन सा कहानी संग्रह जीवन का अत्यंत प्रामाणिक आलेखन माना गया है? सही उत्तर होगा जबान। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980। अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं। भीमसेन त्यागी के अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें दीवारें ही दीवारें
प्रकाशन वर्ष 1970, जवान 1980, कमजोर प्यार की कहानियां 2004। अगला प्रश्न है दीवारें ही दीवारें, प्रकाशन वर्ष 1970, भीमसेन त्यागी का कौन सा कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा पहला कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है साधारण मनुष्य की छोटी छोटी विविधताएं भीमसेन त्यागी के किस संग्रह की पहचान है? सही उत्तर होगा दीवारें ही दीवारें। तथ्य देख लेते हैं आपके पहले कहानी संग्रह के विषय में शैलेंद्र श्रीवास्तव ने लिखा था, ये साधारण मनुष्यों की छोटी छोटी विविधताएं हैं जो बड़े ही सहज ढंग से अभिव्यक्त हुई हैं और उनकी प्रस्तुति ऐसी है कि पाठक उनमें अपनी छवियों को आसानी से पहचान सकें। अगला कहानी संग्रह है इनका जबान संग्रह की कहानियों के संबंध में पुष्पाल सिंह की टिप्पणी है। तो यहाँ पे एक कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पुष्पाल सिंह की है टिप्पणी, शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव की कहानी संग्रह जबान के विषय में है। जबान की 10 कहानियां सामाजिक विसंगतियों, व्यवस्थागत भ्रष्टाचार, व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की अस्मिता की तलाश, राजनीतिक प्रश्नों पर उंगली रखती हुई जीवन का अत्यंत प्रामाणिक आलेखन सिद्ध होती है। वस्तुतः यह प्रवृत्तियां तो सार्थोत्तरी कहानी की मुख्यधारा का अनिवार्य अंग बन चुकी है। तो यह कहानी संग्रह पर यानी जबान कहानी संग्रह पर पुष्पाल सिंह की यह टिप्पणी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले रचनाकार हैं मधुकर सिंह, इनका समय है 1935 से 2014। पहला प्रश्न है मधुकर सिंह मुख्य रूप से किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकार हैं? सही उत्तर होगा सचेतन कहानी आंदोलन। आपने कहानी आंदोलन वाला प्रश्न देखा था, तो वहाँ से भी आप इन रचनाकारों को देख सकते हैं। और अगर वहाँ कोई ऐसे रचनाकार हैं जिनके विषय में आप नहीं जानते हो तो उसको यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े हुए अन्य रचनाकारों में अगर हम देखें तो मधुकर सिंह भी एक हैं। तथ्य देख लेते हैं, सचेतन कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कहानीकारों में से एक हैं। इनकी कहानियों में आधुनिकता बोध की परख और पहचान भी की गई है। अगला प्रश्न है मधुकर सिंह ने अपनी कहानियों में प्रशासन के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किस शैली का सहारा लिया है? सही उत्तर होगा व्यंग्य शैली। संबंधित तथ्य है आपने व्यंग्य शैली का सहारा लेकर प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया है। अगला प्रश्न है हरिजन सेवक, प्रकाशन वर्ष 1984 और आषाढ़ का पहला दिन, प्रकाशन वर्ष 1988 किसकी कहानी संग्रह है? सही उत्तर होगा मधुकर सिंह। इनके अन्य कहानी संग्रहों को भी देख लेते हैं। पूरा सन्नाटा 1971 प्रकाशन वर्ष, भाई का जन्म 1975 प्रकाशन वर्ष, अगुन कापड़ पाठशाला 1978 प्रकाशन वर्ष, पहला पाठ 1979 प्रकाशन वर्ष, भाई 1983 प्रकाशन वर्ष, हरिजन सेवक 1984 प्रकाशन वर्ष, आषाढ़ का पहला दिन 1988 प्रकाशन वर्ष, माइकल जैक्सन की टोपी, लहू पुकारे आदमी, अनहद बाजे ढोल, मनबोध बाबू आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। किनके हैं ये कहानी संग्रह? नरेंद्र मोहन के, मधुकर सिंह के। अगला प्रश्न है नरेंद्र मोहन के अनुसार मधुकर सिंह की कहानियां उनकी किस मानसिकता को प्रमाणित करती हैं? सही उत्तर होगा संघर्षशील मानसिकता को प्रमाणित करती हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नरेंद्र मोहन का यही कथन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा मधुकर सिंह की कहानियों के संदर्भ में। डॉक्टर नरेंद्र मोहन के शब्दों में मधुकर सिंह की कहानियां वास्तविक स्थितियों से उत्पन्न उनकी संघर्षशील मानसिकता और रचनागत ईमानदारी को प्रमाणित करती हैं। अगला प्रश्न है मधुकर सिंह की कहानियों में महानगरीय बोध के कौन से तत्व मिलते हैं? सही उत्तर क्या होगा? संत्रास, विवशता और तनाव। तथ्य देख लेते हैं। महानगरीय बोध के सभी तत्व संत्रास, विवशता, तनाव, टूटन और बिखराव आदि आपकी कहानियों में मिलते हैं। आपकी परवर्ती कहानियों में व्यवस्था विद्रोह की प्रवृत्ति उभरी है। अगला प्रश्न है रामदेव शुक्ल, रामदेव शुक्ल, इनका जन्म वर्ष 1938 है। पहला प्रश्न है रामदेव शुक्ल मूलतः किस पृष्ठभूमि के कहानीकार हैं जो बदलते समाज के अंतर्विरोधों को देखते हैं? सही उत्तर होगा गांव की जमीन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मूलतः गांव की जमीन पर खड़े होकर बदलते समाज के अंतर्विरोधों को परखने वाले कहानीकार हैं कौन? रामदेव शुक्ल। अगला प्रश्न है रामदेव शुक्ल की कहानियों में वापसी का संकल्प जैसे उजली हंसी की वापसी किस प्रकार की शक्ति को दर्शाता है? सही उत्तर होगा खोए हुए मूल्यों और परिवेश को पुनः प्राप्त करने की। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानी उजली हंसी की वापसी, ठीक है, ये कहानी है इनकी। इस कहानी के नायक तिब्बती युवक के संकल्प के रूप में आपकी भावनाएं मूर्त हुई हैं। हम सब कुछ
को वापस लौटा लेंगे। वे शिखर, वे झरने, वे फूहियाँ कमरे में कैद नहीं हो सकती। वापसी का यह संकल्प शुक्ल जी की कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति है। तो रामदेव शुक्ल की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो हर चीज़ जो हमसे छूट गई है उसे वापस लाने का प्रयास करते हैं या उसके प्रति उम्मीद जगाते हैं। तो ये जो बात है वो इनकी कहानी की एक प्रमुख विशेषता है। तो इनकी कहानी संग्रह की भी चर्चा करेंगे हम। तो ये कहानी जो है उजली हंसी की वापसी, यह भी इस अर्थ में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, माटी बाबा की कहानी प्रकाशन वर्ष 2005 और नीलाम घर प्रकाशन वर्ष 2006 किसके कहानी संग्रह हैं? सही उत्तर क्या होगा? रामदेव शुक्ल की कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रहों की अगर हम बात करें तो आपके अब तक 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उजली हंसी की वापसी प्रकाशन वर्ष 2002, पतिव्रता 2002, माटी बाबा की कहानी 2005, नीलाम घर 2006, अपहरण 2014 ये प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, शिखर, झरने और फूहियाँ कमरे में कैद नहीं हो सकती, यह भावना रामदेव शुक्ल की किस कहानी के नायक की है? सही उत्तर होगा उजली हंसी की वापसी का नायक जो तिब्बती नायक है उसका कथन है। ठीक है, तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों के केंद्र में गांव अवश्य है, किंतु आपकी संवेदना की परिधि व्यापक है। गांव हो या शहर, शिक्षा की दुनिया हो या राजनीति की, जमींदार बनाम किसान का मामला हो या ब्राह्मण वरक्ष शूद्र का, पुरुष वर्चस्व के दबाव में पिसती स्त्री का मुद्दा हो या सवर्ण अहंकार के शिकार दलित का, इन सभी स्थितियों एवं संदर्भों में आपकी सहानुभूति और पक्षधरता पीड़ित, निरीह और आहत के प्रति स्पष्ट लक्षित होती है। आपकी कहानियाँ यथास्थिति को तोड़ती अवश्य हैं, किंतु परंपरा के भीतर जो नैतिक, विवेकपूर्ण, कोमल और रक्षणीय है उसे सुरक्षित रखने की हिमायत भी करती है। आपकी कहानियों में क्रूर और अमानवीय व्यवस्था से निजी कारणों से समझौता करने वाला मध्य वर्ग का व्यक्ति भी यह अनुभव किए बिना नहीं रहता कि उसकी रीढ़ मूल्यों को जीने में ही सुरक्षित है। अगले रचनाकार हैं सतीश जमाली। इनका समय है 1940 से 2016। पहला प्रश्न है, सतीश जमाली ने अपनी कहानियों में मुख्य रूप से किन की समस्याओं को उभारा है? सही उत्तर होगा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूरों की समस्या को सतीश जमाली ने उभारा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सतीश जमाली ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों की भ्रष्ट व्यवस्था के भीतर दयनीय स्थिति में जीते हुए मजदूरों की समस्याओं को अपनी कहानियों में उभार कर अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। अगला प्रश्न है, प्रथम पुरुष प्रकाशन वर्ष 1972 और ठाकुर संवाद प्रकाशन वर्ष 1978 सतीश जमाली के कैसे संग्रह माने जाते हैं? सही उत्तर होगा ये चर्चित कहानी संग्रह है सतीश जमाली के। अन्य संग्रहों की अगर हम बात करें तो प्रथम पुरुष प्रकाशन वर्ष 1972, थके हारे 1975, ठाकुर संवाद 1978, नागरिक 1987। तो ये सभी कहानी संग्रह सतीश जमाली के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, सतीश जमाली की कहानियों में महानगरों में रहने वाले गरीब तबके की कैसी जिंदगी का चित्रण है? सही उत्तर होगा नारकीय जिंदगी का। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महानगरों में मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर करने वाले गरीब तबके के लोगों की नारकीय जिंदगी का चित्रण भी आपने किया है। सब मिलाकर आपने मजदूरों के संघर्षमय जीवन को उसकी सारी विसंगतियों के साथ चित्रित करने वाले कहानीकार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। अगले रचनाकार हैं योगेश गुप्त। इनका समय है 1931 से 2006। प्रश्न है, योगेश गुप्त की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर क्या होगा बढ़ती हुई यांत्रिकता और अस्तित्व का संकट। तथ्य देख लेते हैं। योगेश गुप्त ने अपनी कहानियों में आज के जीवन में बढ़ती हुई यांत्रिकता और उससे उत्पन्न अस्तित्व के संकट को कई कोणों से उजागर किया है। अगला प्रश्न है, योगेश गुप्त के अनुसार मशीन आज के आदमी को किसमें बदलकर अमानवीय बना रही है? सही उत्तर होगा एक विशाल शून्य में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मशीन आज के आदमी को विशाल शून्य में बदलकर पूरी तरह अमानवीय बना दे रही है। मनुष्य इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, छटपटा रहा है। इस क्रम में कभी वह संतुष्ट होता है, कभी अकेलेपन के एहसास से जड़ हो जाता है और कभी आत्महत्या की मानसिकता से गुजरता है। इस प्रकार अस्तित्व के संकट से जूझते हुए समकालीन आदमी के जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करके योगेश गुप्त ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अगला प्रश्न है, टूटा हुआ कोना प्रकाशन वर्ष 1977 और अबरक के फूल 1979 किसके कहानी संग्रह है? सही उत्तर हो जाएगा बी योगेश गुप्त के कहानी संग्रह है। इनके अन्य संग्रहों को देख लेते हैं। अन्य संग्रहों में टूटा हुआ कोना 1977, अबरक के फूल 1979, उन दो शहरों की तरह 1982, कैमरे के गर्भ से 1982, परास्वप्न 1988, मेरे अंतरिक्ष 1988 और ओल्मा 1992
आदि आपके प्रकाशित कहानी संग्रह हैं। अगले रचनाकार हैं बटरोही। बटरोही का समय है 1946। इनका पहला प्रश्न है, बटरोही का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है जो 1978 में प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? दीवा स्वप्न। 1978 में प्रकाशित दीवा स्वप्न किनका कहानी संग्रह है? पहला बटरोही का। तथ्य देख लेते हैं। नई पीढ़ी के उन रचनाकारों में हैं जो पीढ़ियों के बीच क्रमशः बदलती हुई मानसिकता को महसूस करते हैं और जीवन के विविध संदर्भों के बीच इसे उकेरने और रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। दीवा स्वप्न प्रकाशन वर्ष 1978 आपका पहला कहानी संग्रह है। अन्य संग्रहों को भी देख लेते हैं। दीवा स्वप्न 1978 हो गया। चरक का भूगोल 1985 प्रकाशन वर्ष। आगे के पीछे 1989 प्रकाशन वर्ष। अनाथ मोहल्ले के ठुलदा 1990 प्रकाशन वर्ष। हिडिंबा के गांव में 2000 प्रकाशन वर्ष। तो बटरोही के ये कहानी संग्रह थे। अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। बटरोही ने अपनी कहानियों में मूल्यों के किस प्रकार के बदलाव को चित्रित किया है? सही उत्तर होगा रागात्मक संवेदना से जड़ और संवेदना शून्य होने की ओर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। बटरोही ने अपनी कहानियों में मनुष्य के रागात्मक संवेदना सूत्रों के आधार पर निर्मित मूल्यों से हटकर क्रमशः जड़ और संवेदना शून्य होते जाने के बोध को अनेक जीवन संदर्भों के माध्यम से चित्रित किया है। आपने अपनी कहानियों के पात्रों का चयन अपने परिचित जीवन परिवेश से किया है, इसलिए वे विश्वसनीय और प्रामाणिक लगते हैं। अगला प्रश्न है, बटरोही की कुछ कहानियों में प्रतीकात्मक और फंतासी शैली या शिल्प के प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ा है? सही उत्तर होगा कथ्य का प्रभाव कुछ हल्का हो गया है इनकी कहानियों में। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कुछ कहानियों में आपने प्रतीकात्मक और फंतासी शिल्प का भी प्रयोग किया है। ऐसी कहानियों में कथ्य का प्रभाव कुछ हल्का हो गया है। अभी आप प्रश्नारत हैं, इसलिए आपकी कहानियों की सीमा निर्धारित करने वाला कोई विशेषण लगाना उचित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा प्रकाशन वर्ष 1990 के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा बटरोही। अगले रचनाकार हैं बलराम। इनका समय है 1951। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, बलराम की किस कहानी ने 1976 में सारिका पत्रिका के माध्यम से चर्चा में ला दिया था इन्हें? तो इसका सही उत्तर होगा कलम हुए हाथ। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1976 ईस्वी में सारिका में प्रकाशित कहानी कलम हुए हाथ के माध्यम से चर्चित हुए थे। उसके बाद निरंतर कथा रचना में लगे रहे। पहला प्रकाशन इनका है 1980 में कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र 1984, अनचाही सफ़र 1988, गोवा में तुम 2009, मृगजल और आवागमन ये भी इनके कहानी संग्रह हैं। अगर हम देखें कलम हुए हाथ तो इसका कहानी संग्रह 1980 में आया है, लेकिन कलम हुए हाथ कहानी का प्रकाशन सारिका पत्रिका में कब हुआ है? तो 1976 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विवेकी राय के अनुसार बलराम की कहानियों का संसार कैसा है? सही उत्तर होगा वह गवई संसार है जो पूंजीवाद के धक्के से दम तोड़ रहा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विवेकी राय के शब्दों में आपकी कहानियों का संसार वह गवई संसार है जो पूंजीवाद के धक्के से हाँकता और दम तोड़ता हुआ भविष्य में टटोल कर कोई नई व्यवस्था खोज रहा है। आपने आम आदमी की पीड़ा को उसी के स्वर, उसी की भंगिमा, उसी की आंतरिक आवाज़ और उसी के लहजे में व्यक्त किया है। अगले रचनाकार हैं उदय प्रकाश। इनका समय 1952 है। प्रश्न है, उदय प्रकाश किस प्रकार के कहानीकार के रूप में उभरे हैं? सही उत्तर होगा संकटपूर्ण स्थितियों और विडंबनाओं पर तटस्थ दृष्टि डालने वाले रचनाकार हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कहानी के समकालीन प्रचलित मुहावरे को तोड़कर जीवन की कुछ संकटपूर्ण स्थितियों और विडंबनाओं पर तटस्थ दृष्टि डालने वाले नए कहानीकार के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, तिरिच जिसका प्रकाशन वर्ष 1989 है और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 है, किसके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं? तो उदय प्रकाश के जो कहानी संग्रह हैं उनको आप याद रखेंगे क्योंकि ये एक प्रसिद्ध रचनाकार हैं और जितने भी आपको ऐसे रचनाकार लगते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न लगातार किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे रचनाकारों को आप उनकी समस्त रचनाओं को याद रखेंगे। यानी अगर उन्होंने कविता की है तो कविता से संबंधित जितनी उनकी रचनाएं हैं या उपन्यास लिखे हैं तो उपन्यास से संबंधित उनकी सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के साथ आप उन रचनाओं को देखेंगे। तो तिरिच का प्रकाशन वर्ष 1989 है और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 है। तो किसके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? उदय प्रकाश के प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इनके कुल 8 कहानी संग्रह हैं। दरियाई घोड़ा प्रकाशन वर्ष 1989, तिरिच प्रकाशन वर्ष 1989 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2006, अंतिम नींबू 2023 प्रकाशन वर्ष।
अगला प्रश्न है उदय प्रकाश का नवीनतम कहानी संग्रह 2023 में कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा? अंतिम नींबू। अगला प्रश्न है राम सजीवन की प्रेम कथा का मुख्य अंतर्विरोध क्या है? सही उत्तर होगा नायक के सपने उसी वर्ग द्वारा गढ़े जाते हैं जो उसे कुचलता है। तथ्य देख लेते हैं। आपके दूसरे कहानी संग्रह की एक कहानी राम सजीवन की प्रेम कथा को सामने रखकर उसका विस्तृत विवेचन करते हुए अपूर्वानंद ने कहा है। तो यहाँ पर भी आपके लिए यह महत्वपूर्ण तथ्य है। अपूर्वानंद ने कहा है उदय प्रकाश ने बड़े साहस के साथ हमारे वर्तमान के एक महत्वपूर्ण अंतर्विरोध की ओर इस कहानी में इशारा किया है, जिसके शिकार राम सजीवन जैसे कई युवा हैं जो जिस वर्ग के द्वारा दबाए और कुचले जाते हैं उसी वर्ग के द्वारा उनके सपने गढ़े जाते हैं। कहानी इन सपनों के नष्ट होने के दुख की नहीं है, इन सपनों के बनने की विडंबना की है। तात्पर्य यह है कि उदय प्रकाश ने कहानी के लिए नई जमीन की तलाश की है। यह आपकी अंतर्दृष्टि की सूक्ष्मता का द्योतक है। अगला प्रश्न है उदय प्रकाश ने अपनी कहानियों के लिए किस प्रसिद्ध कवि की तर्ज पर जादुई यथार्थ विकसित किया है? सही उत्तर होगा मुक्तिबोध की तर्ज पर उन्होंने जादुई यथार्थ को विकसित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। श्री उदय प्रकाश की कहानियां आज के विश्वव्यापी पूंजीवाद के चलते उगाए सर्वग्रासी प्रलोभनों के तर्कसंगत प्रतिरोध की कहानियां हैं। इन कहानियों के लिए उन्होंने मुक्तिबोध के फैंटेसी शिल्प की तर्ज पर स्वप्न और यथार्थ के धूप छाही मेल से एक खास किस्म का जादुई यथार्थ विकसित किया है। इस प्रकार कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर उदय प्रकाश की कहानियां अपनी मौलिकता और नवीनता में बेजोड़ हैं। तो यहाँ तक के प्रश्नों को हमने देख लिया। रमेश उपाध्याय से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को आप हाइप ज़रूर दें।